तो आज की बातचीत का आखिरी सवाल भी सर से पूछ लेते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि बिहार में जब ये जातीय जनगणना के जो आंकड़े आ गए हैं, पता चल गया कि सवर्णों की संख्या कम है और जो पहले सवर्णों की संख्या जो थी उससे भी कम हुई है, जनसंख्या बढ़ी है लेकिन सवर्णों की संख्या में कमी आई है, तो क्या आप कहें कि सवर्णों की जो राजनीति बिहार में होती रही है, क्या वो जो राजनीति है वो हाशिए पर चली जाएगी? अब इसको इस तरीके से देखना चाहिए जैसे कि इसलिए कि अब मांग हो रही है मुसलमानों को संख्या आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की, हाँ। डिप्टी सीएम बनाने की। हाँ। अभी तक पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं और अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो जेडीयू की तरफ से ललन सिंह डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें हाँ। तो सुशील मोदी हो, हाँ। रेणु देवी हो, हाँ। ये पिछड़ी जाति के नेता थे लेकिन डोमिनेंट लोग थे, ये पॉलिटिकली डोमिनेंट लोग थे। अब क्या है कि जो फॉरवर्ड क्लास के, जो सवर्ण क्लास के जो लीडरशिप है बिहार के अंदर में, अभी आनंद मोहन का एपिसोड आपने देखा पिछले दिनों। हाँ। आनंद मोहन और मनोज झा का विवाद हुआ, राजनीतिक विवाद हुआ। इसको लोगों ने इस तरीके से मोल्ड किया कि भाई आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा, आने वाले चुनाव में जो दो जातियां लड़ रही है इसका नुकसान बीजेपी को होगा, इसका नुकसान आरजेडी को होगा। लोगों ने अपने अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया इसको। तो एक आनंद मोहन की राजनीति वो भी सवर्ण राजनीति थी, मनोज झा की राजनीति वो भी सवर्ण राजनीति थी, ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनाने, जेडीयू का अध्यक्ष बनाने ये भी सवर्ण राजनीति थी। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, उनको भी अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया ताकि हमको जो पुराना वोट बैंक है सवर्णों का उसको हम अपनी तरफ से लेके आए। तो कहीं ना कहीं अब ये आंकड़े आने के बाद चूंकि सवर्णों की संख्या घटी है, लेकिन एक बात इसलिए यहाँ समझना पड़ेगा, सवर्णों की संख्या भले घटी है कागजों में, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में सवर्णों का दखल उस तरीके से कम नहीं होगा जिस तरीके से जनसंख्या घटी है, जिस तरीके से नंबर घट के आए। क्योंकि डोमिनेंट क्लास जो है अभी भी ये क्लास है और ये डोमिनेंट करेगा। डोमिनेंट अच्छा। कैसे करेगा? डोमिनेट करेगा पावर की बदौलत, डोमिनेट करेगा ब्रेन की बदौलत, डोमिनेट करेगा पैसे की बदौलत। इन चीज़ों की बदौलत एक क्लास डोमिनेट करेगा। लेकिन मास क्लास क्या है? मास क्लास वही है कि अब जो है संख्या किसकी ज़्यादा है? यादवों की संख्या ज़्यादा है। संख्या किसकी ज़्यादा है? मुसलमानों की ज़्यादा है। संख्या किसकी ज़्यादा है? पासवानों की ज़्यादा है। तो ये जो क्लास है ये अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, और जब हिस्सेदारी मांगेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो लोग रूल करेंगे उनको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अच्छा, इस एक और मैं आखिरी सवाल आपसे एक और सवाल का उत्तर चाहूँगा। ये जो जब ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है तो इस रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश सहनी के लिए क्या कुछ है? मल्लाहों की संख्या तो काफ़ी कम है। तो देखिए मुकेश सहनी अपने आप को सिर्फ मल्लाहों के नेता के तौर पर नहीं मान के चल रहे थे। मुकेश सहनी अपने आप को पेश कर रहे थे मल्लाह समूह के नेता के तौर पर। उनका दावा था कि उनके जो मल्लाह समूह है उनकी आबादी 12-13-14% के आसपास है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्गीकरण किया गया है, जो रिपोर्ट आई है, एक एक जाति का डाटा अलग किया गया है। इसमें मल्लाह को 2-2.5% के आसपास रखा गया है सिंगल। ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी जो राजनीति करते आए हैं, जिस राजनीति की बात करते हैं, वो बात करते हैं 14-15% मल्लाह समूह की, केवट, बिंद और अभी छोटी छोटी जातियां हैं, वो पूरे समूह की बात करते हैं। तो अभी तक उन्होंने उस राजनीति को छोड़ा नहीं है। बशर्ते जिस मल्लाह जाति से आते हैं उसकी आबादी आंकड़ों में कम दिखाई गई है, लेकिन मुकेश सहनी पूरे वर्ग की राजनीति, समूह की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन खुद को तो मानते ही हैं कि हम मल्लाह समूह के बड़े नेता हैं। तो चलिए आज की बातचीत का समापन करते हैं। जाति जनगणना के आंकड़े आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, इसका असर क्या होगा ये सब कुछ हमने समझा और सबका जवाब मनोज सर ने बखूबी दिया। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, इसके बारे में कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर।